आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 9 अक्टूबर की सुबह हो चुकी है, दिन है सोमवार और मैं खुशबू कुमार लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है। People of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. लेकिन हमास की पीठ पर किस देश का हाथ है, आज सबसे पहले इसी की बात होगी और जानेंगे इस युद्ध से इजराइल के पास पाने को क्या है और खोने को क्या। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार करगिल में चुनाव परिणाम पर नजर डालेंगे। भाजपा को 370 हटाने का फायदा मिला है या नुकसान, समझेंगे। और कल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर जीत से आगाज किया है। तो क्यों चेपॉक स्टेडियम में पस्त हो गई ऑस्ट्रेलियन टीम और रोहित शर्मा की कौन सी बात भारतीय गेंदबाजों के काम आ गई, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले शुभम तिवारी से सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। इजरायल हमास जंग का आज तीसरा दिन, अब तक 1100 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका ने कहा इजरायल को मिलिट्री सपोर्ट देंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल पर हमले के बाद फिलिस्तीन को दी बधाई। फिलिस्तीन के समर्थन में भारत के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस में किया प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, जाति आधारित जनगणना पर हो सकती है चर्चा। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 सितंबर को मिली थी अंतरिम जमानत। नैनीताल में स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत, 24 घायल। बस में हरियाणा के 34 लोग सवार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस के दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। और वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर जीत से किया आगाज। आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच मुकाबला। इजराइल में बम धमाकों के बाद ये धार्मिक नारे सड़कों पर महिलाओं को बर्बर तरीके से लहूलुहान करते वक्त लगाए जा रहे थे। शनिवार को गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले आतंकी ग्रुप हमास ने इजराइल पर पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा हमला किया। पहले हजारों रॉकेट दागे गए और फिर हमलावर जमीन और समुद्र के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए। इजराइल ने भी जवाब दिया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये कोई मिशन नहीं है, युद्ध है। Since this morning, the state of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked. The second objective, at the same time, is to exact an immense price from the enemy within the Gaza Strip as well. The third objective is to reinforce other fronts so that nobody should mistakenly join this war. We are at war. दोनों ओर से अभी तक लगभग 900 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकी महिलाओं का रेप कर रहे हैं। आम नागरिकों को बंधक बनाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें रोते बिलखते बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरे देश के नागरिक भी इजराइल के भीतर फंसे हुए हैं और कुछ विदेशियों की जानें भी गई हैं। भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि सरकार इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि भारत में मौजूद इजरायली राजदूत ने कहा है कि इस युद्ध में किसी भारतीयों के मरने या किडनैप होने की जानकारी नहीं है। युद्ध से जुड़े बीते 2 दिनों की घटनाओं पर बात करने के लिए हमने फोन में लाया ORF के वाइस प्रेसिडेंट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत को। शुरुआत में बिल्कुल ही बेकाबू थी इजराइल के संदर्भ से अगर आप समझें कि काफी समय बाद इस तरह का हमला इजराइल पर हुआ और बड़ा अप्रत्याशित हमला था। इजराइल की सेनाओं को कुछ समय लगा उसको टैकल करने में और अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जो हमास के कब्जे में है और जहां पर युद्ध चल रहा है। इजराइल धीरे धीरे इजराइल की सेना वापस कंट्रोल ले रही है और रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से हुआ है वो अभी तक एयर पावर का यूज करके उन्होंने गाजा में अटैक किए हैं।
जहां से वो ये चाह रहे हैं कि वहां पर जो हमास की लीडरशिप है उसको खत्म किया जा सके। इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ के ऐसी रिपोर्ट्स आई कि उसको उनके घर पर अटैक हुआ है या वो उनको टारगेट किया गया है। और तो अभी जो एरियल बम्बार्डमेंट है इजराइल का वो शुरू हुआ है। इजराइल वहां पर क्योंकि हॉस्टेजेस को भी लिया गया है, हमास ने हॉस्टेजेस को लिया, काफी इजरायली बंधक बनाए हैं, तो उनको किस तरह से इजराइल की सेना छुड़ाती है, इसके लिए क्या इजराइल को वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसको काफी समय से इजराइल नहीं चाह रहा था वहां पर किसी प्रकार का ग्राउंड ऑपरेशन करना। लेकिन अब वहां पर ये परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं कि इजराइल को अपनी फौज को ग्राउंड पर भी उतारना पड़ेगा। और वो एक बड़ा विकट परिस्थिति इजराइल के लिए बनेगी, क्योंकि उसमें फिर हाइब्रिड वॉरफेयर होगा, अर्बन वॉरफेयर होगा, जहां पर बिल्डिंग टू बिल्डिंग कॉम्बैट की संभावना बढ़ जाती है। और वहां पर क्योंकि टेररिस्ट और सिविलियंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका खामियाजा इजराइल सेना को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें फिर इजराइल के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी जो स्थिति है वो धीरे धीरे इजराइल के कब्जे में आ रही है। हर्ष जी, आपसे मैं इस युद्ध के बैकग्राउंड को समझना चाहूंगी। इजराइल और हमास के बीच किस बात की लड़ाई है? जो इजराइल फिलिस्तीन का मसला है ये तो बहुत पुराना है। इसमें तो काफी समय से, ये तो जब से इजराइल बना है तभी से विवाद चल रहा है। लेकिन जो एक समस्या ये इस पर्टिकुलर एपिसोड को लेकर है वो ये है कि हमास जो है वो उसको एक टेरर ग्रुप के तौर पर देखा जाता है। इजराइल ही नहीं, दुनिया भर में उसको एक टेरर ग्रुप की तरह प्रिस्क्राइब किया गया है। उसमें हमास की बैकिंग जो है प्राइमरीली ईरान करता है। और जिस तरह से ये अटैक हुआ है, जिस प्लान हुआ है, और जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमास के पास आई, जिस तरह से मिसाइल अटैक उन्होंने किया, और उस मिसाइल अटैक के बैकग्राउंड में वहाँ पर बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हुआ, तो उसको देखते ही बड़ा सुनियोजित तरीके से प्लान किया हुआ एक रणनीतिक फैसला था हमास का। तो हमास गाजा जो एरिया है, गाजा स्ट्रिप जो है, जहाँ पर जो इजराइल ने 2005 से इजराइल वहाँ को छोड़ दिया था। इजराइल को ये लगा कि वहाँ पर ऑक्यूपाई करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इजराइल ने वहाँ पर उस गाजा स्ट्रिप को छोड़ दिया था। पूरा कंट्रोल जो गाजा में है वो हमास का है, जबकि वेस्ट बैंक में जो है दूसरी जो एरिया है वहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कब्जा है। अब उसमें काफ़ी जिस तरह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास जो उनके नेता है वो काम कर रहे थे, उसको देखते हुए काफ़ी नाराज़गी है फिलिस्तीन के जो स्पेशली जो यंग हैं उनमें, कि कोई मसला, कोई इसका हल नहीं निकल रहा है। और इसीलिए हमास जो है वो टेरर ग्रुप होते हुए भी, बैन होते हुए भी काफ़ी हद तक वहाँ पर जो यूथ है उनको मोबिलाइज करने में सफल रहा। आपने ईरान का जिक्र किया हर्षपंत जी। कल ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने हमास के लीडर से मुलाकात की। हालांकि उनके बीच क्या बातचीत हुई उसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो इजराइल के पास भी अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों का साथ है। वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, इससे जो फॉल्ट लाइन है मिडिल ईस्ट में वो और ज़्यादा शार्पन होंगी, क्योंकि जो कवायद की जा रही थी अमेरिका की तरफ से कि एक सऊदी और अगर इजराइल का नॉर्मलाइजेशन हो जाता तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बदलाव होता मिडिल ईस्ट में, और एक तरह से मिडिल ईस्ट की पूरी दिशा को बदल देता। तो उसको इससे पहले वो हो पाता, हमास ने और ईरान ने ये अटैक किया है, और इसीलिए इसके जो परिणाम होंगे वो भी बहुत दूरगामी होंगे, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं। एक तो पहले इजराइल को पूरी तरह से अपनी जो रणनीति है वो बदलनी पड़ेगी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। अब इजराइल को अगर ये सोचना है कि उसको गाजा स्ट्रिप में जाकर वहां पर लड़ाई लड़नी है ग्राउंड ट्रूप्स के द्वारा, तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसकी कितनी कॉस्ट वो बेयर कर सकता है, क्योंकि उसमें नेचुरली उसके भी सोल्जर्स मारे जाएंगे और वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज भी होंगी।
तो क्या जो दुनिया के देश हैं वो इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, सिविल कैजुअलिटीज हो रही हैं? और दूसरा, जो इजराइल के अरब देश हैं जिनके साथ इजराइल के संबंध अच्छे बनने शुरू हुए हैं, वो भी अब एक तरह से बैकफुट में आ गए हैं, क्योंकि अगर इजराइल और ज्यादा घमासान युद्ध करता है और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हमास को खत्म करने की कोशिश करता है, तो उसमें ये बात बिल्कुल पक्की है कि हमास की जो सिचुएशन है, जो गाजा स्ट्रिप की सिचुएशन है, उसमें बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। तो उस स्थिति में क्या यूएई, सऊदी जैसे देश इजराइल के साथ नॉर्मल हो पाएंगे, नॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज रख पाएंगे, ये समस्या बनेगी। शुक्रिया हर्षपंत जी। इजराइल एक ओर जहां हमास से लड़ रहा है तो दूसरी ओर कल लेबनान की ओर से भी आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हालांकि इजराइल इसके लिए पहले से तैयार था। करगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को जीत मिली है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को लद्दाख परिषद चुनाव में 26 में से 21 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 2 सीटें। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। उसने अपने 4 प्रत्याशी पहली बार चुनाव में खड़े किए थे। चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसकी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस गठबंधन को जीत पर खुशी जताई। इस चुनाव के नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमने फ़ोन मिलाया आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी को और उनसे चुनाव के नतीजों पर बातचीत की। तो अशरफ, कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है, एक तरह से उसकी वापसी भी है, क्योंकि किसी वक्त में वो इन इलाकों में कमज़ोर हो गई थी। तो वो कौन सी बातें हैं जो इस बार कांग्रेस के फेवर में गई हैं? लद्दाख क्षेत्र हमेशा से दशकों से कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की काफ़ी जो है रुचि भी लद्दाख क्षेत्र के साथ रही है। ये दौर जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है। जब चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था तो तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लद्दाख के दौरे पर गए थे युद्ध के बाद, सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। उसके बाद उनके साथ मिसेस इंदिरा गांधी भी थी, जब वो बतौर प्रधानमंत्री नहीं थी लेकिन पिता के साथ गई थी। फिर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो भी लगातार लद्दाख के दौरों पर गई। और उसके बाद राजीव गांधी और पिछले ही महीने राहुल गांधी ने भी विस्तार से जो है लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने वहां पर कहा था कि चूंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो लद्दाख नहीं आ पाए थे, इसलिए अब वो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय लद्दाख में गुजारने के लिए आए हैं और लद्दाख के हर कोने में वो पहुंचे थे। और इन चुनावों में जो कांग्रेस का अच्छा रुझान रहा है चुनावों में और नतीजों में, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कांग्रेस की खोई हुई ज़मीन है वो वापस लौटने लगी है। करगिल में भी और लद्दाख में भी ऐसी खबरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का लद्दाख दौरा उसके लिए जो है कहीं ना कहीं सफल रहा है। और भाजपा की नज़र से इस चुनाव को अगर हम देखें तो उसके लिए परिणाम कैसे रहे? 370 हटाने के फैसले का फ़र्क नतीजों पर दिखा? भाजपा की मजबूत स्थिति करगिल में नहीं थी, लेकिन लेह में उनकी स्थिति मजबूत थी और साथ ही साथ जो है जो अभी सांसद लद्दाख क्षेत्र से है वो बीजेपी का ही है। लेकिन 370 हटाए जाने के बाद कहीं ना कहीं लद्दाख के दोनों क्षेत्रों यानी लेह लद्दाख में भी और करगिल में भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी चल रही है। और पिछले कई महीनों के दौरान हमने देखा कि किस तरह से लगातार वहाँ पर सामाजिक संगठन, अलग अलग राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी कई दौर की बैठकें जो हैं केंद्र सरकार में, गृह मंत्रालय में भी हुई है और वो जिद पर अड़े हैं कि उन्हें 16वें शेड्यूल में शामिल किया जाए लद्दाख को। और साथ ही साथ जो है कई बार कुछ नेताओं ने वहां से ये भी बयान दिए थे कि 370 हटाए जाने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो स्थिति लद्दाख की हुई है वो उससे बेहतर उनका जम्मू कश्मीर के साथ ही एक साथ राज्य में रहना था। तो कहीं ना कहीं 370 हटने के बाद और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जिस अंदाज से वहाँ के स्थानीय राजनेता और वहाँ के स्थानीय नेता हाशिए पर आए हैं, कहीं ना कहीं वो नाराज़ चल रहे हैं। और बीजेपी
की तरफ से मांगे न माने जाने पर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी लद्दाख के इन लोगों की मांगों को किस तरह से पूरा करती है। तो वो जो है वो बात कहीं ना कहीं ये साफ अब नजर आएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ वानी। और अब बात क्रिकेट की। कल भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलने उतरा था। चेन्नई के मैदान पर टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और गिरते पड़ते 199 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारत की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से भी बुरी रही। स्कोर बोर्ड पर 2 रन जुटे थे और पवेलियन में 3 बल्लेबाज बैठ चुके थे। यहां से विराट कोहली और केएल राहुल ने खेल को आगे बढ़ाया और टीम को जीत के करीब तक लेकर गए। 37वें ओवर में विराट 85 रन के स्कोर पर जोश हेजलवुड को अपना विकेट दे बैठे। राहुल ने 97 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। भारत ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीता। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को 2 विकेट और मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन को 1-1 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे बड़ी पारी स्टीव स्मिथ ने 46 रनों की खेली और जोश हेजलवुड ने 3 विकेट अपने नाम किए। तो कल के मैच पर विस्तार से बातचीत की है हमारे साथी कुमार केशव ने आज तक रेडियो के खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ है उसमें भारत ने अपना अभियान जो है बहुत ही शानदार तरीके से शुरू किया। धमाकेदार जीत कही जाए इसको, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दर्ज की है 6 विकेट से। लेकिन एक वक्त पे लग रहा था ना, 200 का टारगेट चेज करने हम उतरे थे और 2 रन पे 3 विकेट गिर गए, तो लग रहा था इंडिया की टीम मुश्किल में फंस गई है। लेकिन उस भंवर से किसी तरह इंडिया की टीम वापस आ सकी। आपको क्या लगता है ये मैच कहाँ फिसला ऑस्ट्रेलिया के हाथ से? देखिए केशव, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, उनके फास्ट बॉलर्स ने बहुत बढ़िया दबाव बनाया था जैसा आपने बताया। और जब इतना जबरदस्त दबाव आप बना लेते हैं किसी के ऊपर, तो यहां से आपको मैच जीतना चाहिए। हमने देखा है, एशिया कप का फाइनल देखा था कि भारत ने अर्ली ऑन विकेट लिया तो एकदम से पैनिक कर गई श्रीलंका की टीम। लेकिन जो भारत का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा हुआ। और विराट कोहली रन चेज मास्टर हैं, केएल राहुल इस तरह के पिचेस के लिए मुझे लगता है बहुत ही सूटेबल बल्लेबाज हैं। और इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारी पड़ी। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप डिफरेंसेस की बात करेंगे केशव, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने लेट डाउन किया, क्योंकि इस पिच पर काफी घुमाव था, काफी मदद थी स्पिन गेंदबाजों के लिए। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने तो अच्छा काम कर दिया था, इनिशियल स्पेल जो है वो तो उनके लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब एडम जाम्पा आए और जब ग्लेन मैक्सवेल आए, इतने मतलब बुरे गेंदबाज नहीं है दोनों ही। हमने अभी ग्लेन मैक्सवेल को जब बायलैटरल सीरीज थी वहां पर देखा था, भारत के अगेंस्ट 4 विकेटें ली थी आखिरी मैच में। लेकिन चेन्नई में उनको विकेट ही नहीं मिल पाया, या यूं कहें कि भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया उनको काउंटर किया। एक टर्निंग पॉइंट मुझे और नजर आता है, वो जो कैच छोड़ा मिचेल मार्श ने, वो कैच अगर विराट कोहली का पकड़ लिया जाता तो भारत यकीनन बहुत इमेंस प्रेशर में होता। बिल्कुल, केएल राहुल और विराट कोहली ने जिस तरीके से भारत की नैया को मझधार से निकाला। लेकिन उससे पहले अगर जाए थोड़ा, आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे, इंडियन स्पिनर्स का जो जलवा दिखा चेन्नई की पिच पे, हमने बल्ला बोल में आखिरी एपिसोड में हमने इस पे बात की थी। क्या लगा ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को एकदम एक तरीके से चोक कर दिया चिपॉक पे? जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए हमने उस बल्ला बोल के एपिसोड में जब निखिल भाई थे, निखिल नाज, और वो बैक कर रहे थे शार्दुल ठाकुर के लिए, ज्यादातर वो यही कह रहे थे। बट मेरा ये मानना था कि जब आप इंडिया में खेल रहे हैं, स्पेशली जो पहले 2 मैचेस आप देखें तो वहां पर स्पिनर्स को मदद है, चेन्नई और दिल्ली, तो भारत को 3 स्पिनर्स के साथ उतरना चाहिए और भारत ने वही किया। और वहीं जसप्रीत बुमराह और सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। तो ओवरऑल जो डिसिप्लिन भारतीय गेंदबाजी में नजर आई, और टॉस के वक्त जो रोहित शर्मा ने कहा कि हमें अर्ली ऑन बहुत जल्दी इस बात को भापना होगा और अपने लाइन लेंथ को पकड़ना होगा पिच के अकॉर्डिंग। टॉस से याद आया, क्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला था ऑस्ट्रेलिया का, क्या वो बैकफायर कर गया और इंडिया के लिए एक मतलब टॉस हारना है एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा?
आई थिंक देखिए, कोई भी टॉस जीतता तो पहले बैटिंग करता, क्योंकि जब आपने अगर टॉस के वक्त रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी तो वो भी थोड़े से मतलब प्रेशर में वहीं पर नजर आ रहे थे कि यार हम टॉस हार गए। तो ऑब्वियसली टॉस जीत करके पहले बैटिंग करना, इट वाज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन आई थिंक। बट यस, इसमें एक चीज आप जरूर ऐड कर सकते हैं कि एक तो चेन्नई की जो गर्मी है वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत आड़े आ गया, लगातार पसीना आना, गेंद को ठीक ढंग से ग्रिप ना कर पाना, ऊपर से ड्यू फैक्टर भी नजर आया। तो ऑस्ट्रेलिया जो रात में गेंदबाजी करने का एडवांटेज शायद जो लेना चाहता था वो अर्ली ऑन तो मिला, जब गेंद नहीं थी, जब पसीना ज्यादा नहीं बहा था, ड्यू का प्रभाव इतना नहीं था, तब तक तो उन्होंने बिल्कुल भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता चला गया वैसे वैसे भारत ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्लेमेटाइज किया और रिजल्ट आपके सामने है। देखिए, इस तरह के मैचेस में बहुत जरूरी होता है कि धैर्य के साथ आप खेलें, पेशेंस आप पर रखें। शुक्रिया केशव और इकबाल। तो इन दोनों की वर्ल्ड कप से जुड़ी मज़ेदार बातचीत सुनने के लिए आप आज तक रेडियो का क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल भी सुनिएगा। स्पॉटिफाई से लेकर एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट पर भी ये अवेलेबल है। और अब नजर डालते हैं देश विदेश की अखबारों की सुर्खियों पर। शुभम तिवारी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। तो चलिए देश के अखबारों से शुरू करते हैं, क्या है सुर्खियां? गुड मॉर्निंग। देश के हिंदी और अंग्रेजी अखबारों का पहला पन्ना अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भरा पड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की पहली सुर्खी है इजरायल और हमास के जंग से जुड़ी हुई, तो दूसरी सुर्खी है अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद की स्थितियों को लेकर। अखबार के मुताबिक इजरायल और हमास की जंग में अब तक 1100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अफगानिस्तान में मरने वालों का आंकड़ा 2400 के पार चला गया है। 2000 लोगों के भूकंप से घायल होने की भी खबरें हैं। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि इजरायल और हमास की जंग में लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के भी कूदने की खबरें हैं, जबकि इजरायल की सेना ने भी लेबनान में जवाबी कार्रवाई की है। हिंदुस्तान अखबार ने पहले पन्ने पर उस खबर को भी जगह दी है जहां 2 इजरायली पर्यटकों को कल मिस्र में एक पुलिसकर्मी ने गोली मार दी। साथ ही अलग अलग रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन कम से कम 100 लोगों के हमास के कब्जे में होने की बात कही जा रही है। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि हमास के हमले के बाद भारतीय नागरिकों से जुड़ी हुई कोई अप्रिय घटना अब तक तो नहीं हुई है, लेकिन वहां फंसे लोगों ने सुरक्षित निकलने के लिए तेल अवीव में जो भारतीय दूतावास है उससे अनुरोध किया है। अखबार ने लिखा है सूत्रों के हवाले से कि लगभग 18,000 भारतीय नागरिक इजरायल में रहते और काम करते हैं और वहां फंसे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से उन्हें तुरंत बाहर निकालने का अनुरोध किया है। भास्कर अखबार पढ़ रही हूँ शुभम में। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को दोनों बार एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं होगा। और ये बात जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीटीआई से कही है और ये बताया है कि स्टूडेंट्स खुद ये तय करेंगे कि उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम 1 बार देना है या 2 बार। ये व्यवस्था जो है वो बच्चों की सुविधा के लिए लाई गई है। तो अगर कोई स्टूडेंट दोनों बार एग्ज़ाम देता है तो दोनों एग्ज़ाम में उसका बेस्ट रिजल्ट जो है वो स्कोर किया जाएगा। इस स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए एक ही साल में 2 मौके मिलेंगे और अगर कोई स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंट है तो वो सिर्फ 1 बार एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसके पीछे की वजह धर्मेंद्र प्रधान ने बताई है कि इससे स्टूडेंट्स में तनाव और डर कम होगा। वहीं खुशबू और अखबारों में लद्दाख में जो ऑटोनमस काउंसिल का इलेक्शन है उसकी खबरें हैं और वहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है 22 सीटों पर, ये जनसत्ता अखबार में है। हमने आज के दिन वाले हिस्से में इस पर विस्तार से बातचीत की है। वायुसेना के नए झंडे का अनावरण हुआ है। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कल रविवार को प्रयागराज में वार्षिक वायुसेना दिवस के परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के नए झंडे का अनावरण किया। वहीं एक खबर जनसत्ता पर ही है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक छोटा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 भारतीय पायलट जो कि ट्रेनिंग में थे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दैनिक भास्कर पर खबर है कि आंध्र प्रदेश में देश की पहली बड़ी प्राइवेट सोने की खदान से अगले साल के आखिर तक बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिलहाल हर महीने 1 किलो सोना यहाँ से निकाला जा रहा है। पूरी तरह शुरू होने पर हर साल यहाँ से 750 किलो सोना निकाला जाएगा। कुर्नूल जिले में ये खदान स्थित है और 2013 में ये आवंटित की गई थी।
और अब 9 अक्टूबर की तारीख इतिहास की गलियों में क्यों आबाद है, आइए ये भी जान लेते हैं। आज ही के दिन 1967 में क्यूबा के क्रांतिकारी चे गेवेरा को गोली मार दी गई थी। चे को पूरी दुनिया में सत्ता विरोधी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। 2012 में लड़कियों की पढ़ाई के लिए आवाज उठाने पर मलाला यूसुफजई को गोली मारी गई थी। 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की थी। 1920 में अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदला था। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।